नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। स्मृति दिवस के मौके पर सीएम ने लखनऊ के पुलिस लाइन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम ने श्रद्धांजलि भी दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देश के शहीद पुलिसकर्मियों को नमन भी किया और उनकी सराहना करते हुए कहा कि आत्मा अमर होती है, कोई अग्नि नहीं जला सकती। कोरोना काल में पुलिस ने अच्छा काम किया, ऐसे में सरकार शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ है। आज पूरा देश शहीद पुलिस जनों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन कर रहा है, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। ऐसे ही वीर जवानों के प्रति श्रीमद् भगवत गीता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरदोई में लोक जागरण अभियान कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान वो तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए जीत का मंत्र देंगे। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और मुझे उम्मीद है कि जो बदलाव हम 22 में चाहते थे, समाजवादी लोग उस बदलाव को नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जब 24 का चुनाव होगा, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, चरम सीमा पर अन्याय परिवर्तन होकर के रहेगा। और इस बार हरदोई और मिश्रिख लोकसभा दोनों समाजवादी जीतने जा रहे हैं। मांगते हुए आप पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, तो वो हमारा क्या सम्मान करें? देखिए, बात पिता तक न पहुंचे तो अच्छी बात है। और जो पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे हैं ये सवाल, साथ संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं हरदोई में अखिलेश यादव। तमाम तरह की तैयारियां चल रही है 2024 रणनीति को लेकर। क्या कुछ अभी माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? नंदिनी, आपको बता दें, जैसा कि अखिलेश यादव बीआईसी मैदान में है, अपने कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं। कई अपने कार्यकर्ताओं के इस तरीके से कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, चुनाव को जीतना है। उसी तरीके से पूरे जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं लगातार कि इसी तरीके से काम करना है, आपको इसी तरीके से चलना है। जी देखिए, वहां पर उन्होंने जाकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। लगातार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार हो रहा है। नंदिनी, बताना चाहेंगे, जैसा कि अजय राय ने अपने बयान दिया था कि अखिलेश यादव अपने पिता के न हुए तो किसके होंगे, तो इससे पलटवार किया है कि समाजवादियों के आगे में इमोशनल अटैचमेंट है। दूसरे दल को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरे दल के नेता टिप्पणी कर रहे हैं तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जहां तक है कि इंडिया गठबंधन की बात अगर करें, तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं गठबंधन की बैठक में, उनकी कहीं न कहीं कुर्सी तक नहीं थी। इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बात हुई थी। मध्य प्रदेश में जहां पर हमारी पार्टी के सदस्य जीते हैं या जिस जगह से अच्छा वोट पाया है, उन्हीं सीटों पर हमारी बातचीत हुई थी। जी, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिस तरीके से अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं? नंदिनी, अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करें, जगह जगह पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात की गई है। अखिलेश यादव की फ्लीट अभी जब निकली थी यहाँ से जीआईसी मैदान के लिए, तो यहाँ पे जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी, सीओ सारे बंदोबस्त किए गए हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लखनऊ में बीते सालों की तरह इस साल भी जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट में मां दुर्गा पूजन का आयोजन हुआ और पूजा समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर माता की आरती के साथ कपाट खोला, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां सद्भावना सांस्कृतिक समिति के आयोजकों ने बताया कि अब की बार मां दुर्गा का पंडाल और बेलूर मठ की तर्ज पर बनाया गया है। इस दुर्गा पूजन आयोजन में कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाएंगे। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए महिला सिपाही को डिप्लॉय किया गया है। बाकी पुलिस कांस्टेबल भी लगी, हमारा चौकी इंचार्ज SHO भी खुद मौजूद है। और जो प्रार्थना करने के लिए आ रहा है, भक्तों के लिए जाने आने में दिक्कत ना हो, इसीलिए हमारा ड्यूटी रास्ते पे भी खड़ी है, मेजर जंक्शंस पे भी खड़ी है ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। कोई भी आदमी को कोई इशू नहीं रहेंगे, सब लोग सुरक्षित हैं और सब लोगों को अच्छा सा दर्शन किया जाएगा माता जी का, और सब लोग को नवरात्रि के दौरान। सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर यातायात की व्यवस्थाएँ गड़बड़ हो रही थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ का मूवमेंट हो रहा है एक साथ, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आरती के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है, तो पूरा लोग कोशिश करते हैं कि आरती के टाइम पे ही पहुँचा जाए। तो हमारा दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है, माँ का मुखड़ा भी खुल चुका है। आज जो है माँ दर्शन सबको दे दिए हैं, माँ का आशीर्वाद सबको मिले, मेरी ऐसी अभिलाषा है, माँ से प्रार्थना है दुर्गा मैया से कि सबको जो है आरोग्य, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। ऐसी किसी कामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि दुर्गा पूजा समिति, हमारी सद्भावना सांस्कृतिक समिति, सभी लोग मिल कर के यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोग एक होकर के, और पब्लिक का स्वागत, अभिनंदन है। बच्चों के लिए प्रोग्राम है, झूले लगे हुए हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं, मेले का मौज मस्ती कर रहे हैं। सब अपने अपने मौज में, काफ़ी लोग अपना कैमरा लेकर घूम रहे हैं। हिंदू नवरात्रि के शुभ अवसर पर जहां माता रानी के दरबार सजाने के लिए भक्तों द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं का स्थापना करके पूजा पाठ किया जाता है, वहीं पर रायबरेली के नगर मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र का एक नया फरमान आने से दुर्गा पूजा के भक्तों में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने वाले आयोजकों और रामलीला कमेटी के लोगों को शांति भंग के खतरे की नोटिस मिलते ही आयोजकों में हड़कंप मच गया। जहां आयोजकों का कहना है कि योगी सरकार में इस तरह के अधिकारी हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। इससे पहले रायबरेली के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो रिपोर्ट दी गई है यहाँ पर, जो 107-16 का हम लोगों को जमानत करानी है, रिपोर्ट किस बात की गई? इतिहास देखना चाहिए कि पिछले 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल में क्या खाली 60 रामलीला, सुरजूपुर रामलीला या अन्य जहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, क्या कोई अशांति व्यवस्था फैली है? आज सनातन धर्म को बचाने की बात हमारी सरकार करती है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करती है, और आज जो हमारी 250 साल पुरानी रामलीला है उसके संरक्षक खड़े हुए, इनके नाम से नोटिस गई है कि आकर के पहले अपना जो है जमानत कराइए, तब आगे रामलीला बढ़ाइए। उस विषय में चर्चा करने के लिए पूरे जनपद की जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी रामलीला समिति के लोग हैं, आकर के आज हम लोग मिले हैं। उस पर क्यों ना आपको शांति व्यवस्था भंग करने के उस पर जो है पाबंद कर लिया जाए और आप 19 तारीख को आकर के अपना जो है 107-16 का जमानत कराएं। अब आप ये बताइए कि नोटिस किसने दी? नोटिस सिटी मजिस्ट्रेट जी के द्वारा पहुंची है नोटिस, और उसमें लिखा कि कोतवाली की आख्या प्राप्त हुई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आख्या किस आधार पे हुई? 250 साल पुरानी रामलीला है। हमारे यहाँ जो साजिंदे हैं वो मुस्लिम हैं, 20 साल से वो बेचारे बजाते हैं। कक्षा 8 और कक्षा 10 के बच्चे राम सीता का पाठ करते हैं। पिछले 50 सालों में आज तक कोई अशांति नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बुलंदशहर नगर के प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर रामलीला मैदान प्रांगण में श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में आयोजित हो रहे 17वें श्री रामलीला महोत्सव के दौरान श्री राम वनगमन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जो राम वनगमन शोभा यात्रा कल्लूमल जी की प्रेस से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए प्राचीन ग्राम महादेव मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। बता दें कि शोभा यात्रा का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य मंगल सिंह चपराना और हरिंद्र सिंह चपराना ने आरती उतारकर किया है और नगर में जगह जगह समाज सेवियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया।
रायबरेली में डलमऊ प्रभारी निरीक्षक की दरियादिली सामने आई है, जहां डलमऊ कस्बे के मियाटोल मोहल्ले की रहने वाली राधा पत्नी सियाराम छप्पर डालकर रहते हैं। पति पत्नी अपनी जीविका चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान रखे हुए हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण करते हैं। शुक्रवार को डलमऊ कोतवाल पंकज तिवारी कोतवाली से निकलकर मुराई बाग की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर उस परिवार पर पड़ी। उन्होंने गाड़ी को रोका और परिवार का हालचाल लेने लगे और उन्होंने हमराहियों को भेजकर पति पत्नी के लिए कपड़े, खाने के लिए अन्य कपड़े और धोने के लिए साबुन और सब्जी, तमाम तरह की ऐसे सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। पुलिस की इस तस्वीर को देखकर आम जनमानस न केवल सुरक्षित माहौल का एहसास कर रही है, बल्कि चारों ओर कोतवाल पंकज तिवारी की प्रशंसा भी हो रही है। इस दौरान ओमकार यादव, संदीप कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद रहे। रायबरेली के ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट परिसर में नए वैगन ट्रिपल में ट्रायल के दौरान वैगन के 3 चक्के अलग हो गए, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और घटना में फिलहाल कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। वहीं इस घटना में रेलवे और परियोजना की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। बता दें कि बीते दिनों परियोजना के प्लांट परिसर में वैगन ट्रैक से उतर गई थी, जिसके बाद भी रेलवे और परियोजना के जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पुलिस ने एक ऐसी लेडी गैंग का खुलासा किया है, जो बड़े बड़े व्यापारियों को पहले झूठे मुकदमे में फंसाती थी, फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे मोटी रकम की अवैध वसूली करती थी। बता दें कि इस लेडी गैंग के निशाने पर न सिर्फ जिले का व्यापारी वर्ग था, बल्कि इसने एक आईपीएस अधिकारी पर भी छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर अवैध वसूली की कोशिश कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शातिर गैंग की लीडर रानी और उसके 2 गुर्गे शंकर लाल और मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही लेडी डॉन और उसके गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी तमाम संपत्ति को चिन्हित करके अब कुर्की की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जिस गैंग की लीडर खूंखार महिला अपराधी रानी देवी बताई जा रही है। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि रानी देवी के गैंग में लगभग 1 दर्जन ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो लोगों पे झूठे मुकदमे लगाकर उनसे धन वसूली का काम करते हैं। कौशाम्बी की करारी पुलिस ने जब इस पूरे मामले में अपने जांच का दायरा बढ़ाया और 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज करके रानी देवी और उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार करके जब गहनता से पूछताछ करी, तो इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस के मुताबिक रानी देवी ने अपने नाबालिग बेटे के अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाकर इसका आरोप कई लोगों पर लगाकर उनसे अवैध वसूली कर रही थी। हैरत की बात यह है कि रानी देवी ने कौशाम्बी पुलिस के एक उच्च अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाकर उनसे अवैध वसूली करने की कोशिश की थी। हालांकि समय रहते इस पूरे मामले की पुलिस टीम से जब जांच कराई गई, तो पूरा मामला साफ हो गया। अब इस पूरे मामले में रानी देवी और उसके 2 सदस्यों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। रानी देवी द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को भी करारी पुलिस कुर्क करने की तैयारी में है। प्राइम टीवी, जिया रिजवी, कौशाम्बी। इजरायल और हमास में चल रहे युद्ध का असर अब भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक बार फिर सोने और चांदी में एकदम भी उछाल दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस समय 2 देशों की वर्चस्व लड़ाई के चलते भारतीय बाजार में झटका लगा है, जिसमें कि नवरात्र पर्व में कानपुर की सराफा बाजार में सोने का भाव में बढ़त हासिल की, तो वहीं चांदी ने भी अपनी चमक को तेज करते हुए छलांग लगाई है। ये हमारी शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसके अंदर जहां तक चांदी सोने की कीमतों का सवाल का संबंध है, तो किसी भी अशांति के समय जब 2 देशों के अंदर युद्ध होता है या आंतरिक युद्ध होता है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, हैंडी इन्वेस्टमेंट होने के कारण हमारे चांदी सोने की कीमत स्वतः बढ़ जाती है। जैसा अभी 15 दिन के अंदर चांदी और सोने दोनों में 2000 से 2500 रुपए तक की कीमत बढ़ गई, यहाँ तक कि 3000 तक की कीमत आजकल के दिनों में बढ़ गई। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है कि
यूपी के कौशाम्बी जिले में रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई और आरोपी ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शाम को करीब 4:30 बजे एक सूचना आई थी। इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि एक छोटे बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसपे पुलिस मौके पे गई। पहले तो ये घटना पता नहीं थी किसने किया है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले पता किया वो व्यक्ति कौन है और उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। खेतों में भाग रहा था और उसी भागने के दौरान और पकड़ने के दौरान उसकी मुठभेड़ हुई है और उसके पैर में गोली लगी, जिससे भी दिखा है। क्या सर किसी पुलिसकर्मी को भी चोट लगी? कुछ लोग घायल हैं, लेकिन वैसे कोई चोट ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।